रानी क्यों नहीं खुश थी। बिहार से तबादला होने के बाद रानी जब चेन्नई पहुंची तो उसके लिए सब कुछ ही बदला हुआ था। हवा, पानी, खान पान, पहनावा और भाषा, सब कुछ ही तो अलग था। शुरू शुरू में चेन्नई के लोग भी उसे अजीब ही लगते थे। अधिकतर औरतों ने पूरे शरीर पर ही हल्दी रगड़ी हुई होती। शुरू में तो रानी को लगा शायद यहाँ की औरतें पीलिया रोग से पीड़ित हैं, पर धीरे धीरे यह भेद भी खुल गया कि नहाने से पहले हल्दी लगाना यहाँ की परंपरा है। भाषा न आने के कारण रानी को अकेलापन अधिक लगता था। वह आसपास बोले जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुनती, पर सब उसके सिर के ऊपर से गुजर जाते थे। तमिल भाषा सिखाने वाली एक किताब भी वह ले आई थी। उसे यहाँ के कौवे भी अलग नजर आते थे। बिहार जैसे कौवे नहीं थे। यहाँ के कौवे तो पूरे पूरे चमकीले काले थे और आकार में भी कुछ बड़े थे। उनकी काँव काँव में भी अधिक कर्कशता थी और घर में फुदकने वाली चींची करने वाली चिड़ियाँ तो यहाँ थे ही नहीं। यहाँ सुबह उठने के बाद जैसे ही रानी रसोई में चाय बनाने जाती तो रसोई की खिड़की की मुंडेर पर कौओं को ही दर्शन करती। उसकी रसोई की खिड़की के सामने वाली बड़ी इमारत साफ नजर आती थी और उसे ऐसा लगा कि उस इमारत के सभी फ्लैटों के रसोई घर इसी दिशा में थे, क्योंकि सभी खिड़कियों की मुंडेरों पर कौओं के लिए चावल डले होते। उसके गांव में तो लोग कबूतर को दाना देना अच्छा समझते थे, पर यहाँ कौओं को पके हुए चावल डालना शायद अच्छा समझा जाता था। यही देखकर उसने भी कौओं को चावल डालने की बात सोची, पर सुबह सुबह वह चावल नहीं पकाती थी। उसकी रसोई में तो सुबह के समय पराठे और पूड़ियाँ बनती थीं। पहले दिन उसने आधी चपाती के टुकड़े खिड़की की बाहरी चौखट पर रख दिए, पर एक भी कौवा नहीं आया। उसे बहुत दुख हुआ कि कौवों ने चपाती का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं किया। सारा दिन रोटी के टुकड़े वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन फिर उसने नाश्ते में बनी पहली रोटी के कुछ टुकड़े करके खिड़की में डाल दिए। शायद घी की महक थी या रानी की श्रद्धा का असर था कि एक कौवा उड़कर आया, बैठा और उसने रोटी के टुकड़ों को ध्यान से देखा, फिर अपने पंजों में उठाकर कुछ देर बैठा रहा, जैसे सोच रहा हो कि यह नई चीज खाऊं या नहीं। फिर उसने पूरा का पूरा टुकड़ा निगल लिया। फिर दूसरा टुकड़ा चोंच में उठाकर उड़ गया। फिर कुछ दूसरा कौवा आया तो उसने भी वैसा ही प्रतिक्रिया दोहराई। आज रानी को अच्छा लगा और उसका हौसला बढ़ गया। दूसरे दिन उसने एक बड़ी रोटी बनाई और उसके अनेक टुकड़े करके खिड़की के बाहर डाल दिए। पहले एक कौवा आया और उसने कुछ ऐसी आवाज़ निकाली कि उसे सुने बहुत सारे कौवे एक साथ आ गए और पल भर में ही सारी रोटी खा गए। आज रानी को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि ये दक्षिण भारतीय कौवे भी अब रोटी खाना सीख गए हैं। अब तो कौवों को रोटी डालना उसकी सुबह की दिनचर्या में शामिल हो गया था। धीरे धीरे वह कौवों को पहचानने भी लगी थी। एक कौवे की चोंच मुड़ी हुई थी, दूसरे कौवे का एक पंजा ही नहीं था, तो एक और कौवे की गर्दन बाल झड़े हुए थे। वह सोचती कि जैसे उसे कौवों की पहचान होती जा रही है, वैसे ही क्या कौवे भी उसे पहचानते होंगे, पर इसका कोई उत्तर उसके पास नहीं था। एक दिन रानी ने डबल रोटी का नाश्ता तैयार किया।
डबल रोटी के ही छोटे छोटे टुकड़े करके उसने खिड़की से डाल दिए। कौवे आए, काँव काँव किया, पर उन्होंने डबल रोटी के टुकड़े नहीं खाए। उन्हें वही छोड़कर वे उड़ गए। उसने सोचा पहले रोटी नहीं खाते थे और आज डबल रोटी खा रहे हैं। कल भी उन्हें यही डालूंगी, तब खा लेंगे। दूसरे दिन फिर उसने डबल रोटी डाली, पर किसी भी कौवे ने नहीं खाई। तीसरे दिन फिर उसने डबल रोटी डाली, पर फिर भी कौवे ने नहीं खाई। तब उसने जल्दी से आटा निकाला, एक रोटी बनाई और रोटी के टुकड़े डाले। कौवों ने पहले की तरह पल भर में सारे टुकड़े टपक के लिए थे। आज उसने जाना कि कौवों की भी पसंद और नापसंद होती है। उसकी जांच करने के लिए उसने अगले दिन उबले चावल डाले। कौवे आए और सूंघकर चले गए। दिन भर चावल वहीं पड़े रहे और गिलहरियां खाती रहीं। उस दिन रानी ने गिलहरियों के व्यवहार को भी करीब से देखा, कैसे एक एक दाने को पंजों से पकड़कर कुतर कुतर कर बड़े प्यार से खाती हैं। उनकी चमकती हुई दोनों आंखें कितनी सुंदर लगती हैं। इन जीवों का व्यवहार देखने में रानी को आनंद आने लगा था। उसे लगा था कि उसे तो जीव शास्त्री बनना चाहिए था। कौवों को रोटी डालते डालते रानी ने उनके व्यवहार को भी बहुत करीब से देखा। उसने देखा कि कौवों में भी लालच होता है। कई कौवे तो अधिक से अधिक रोटी के टुकड़े निगलकर और फिर चोंच में भी दबाकर उड़ गए। अपने रोज के साथियों के लिए एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ते थे। ऐसे दबंग कौवे से कमजोर कौवे डरते भी थे। दबंग कौवे जब तक खिड़की पर बैठे रहते, कमजोर कौवे दूर बैठ उन्हें उड़ने का इंतजार करते। जब दबंग कौवे उड़ जाते, तभी वे खिड़की पर आते और बचे खुचे टुकड़ों को खाकर ही संतोष कर लेते थे। कौवों के खाने की प्रक्रिया में रानी ने उनकी काली, पतली और लंबी जीभ भी देखी। उनकी जीभ देखकर उसे उबकाई सी आने लगती थी। उसे टेढ़ी चोंच वाले और एक पैर वाले कौवे पर विशेष दया आती थी। इसलिए उन दोनों विकलांग कौवों के लिए वह अलग से रोटी रख लेती थी। जब और सब कौवे रोटी लेकर उड़ जाते थे, तब वे दोनों कौवे एक साथ खिड़की पर आते और वह दोनों को रोटी डालती। आराम से अपना अपना हिस्सा लेकर वे उड़ जाते थे। रानी ने एक और बात जानी कि कमजोर कौवा में बहुत अधिक धीरज होता है। कभी कभी रानी काम में इतना अधिक व्यस्त होती कि उन दोनों को देखकर भी उन्हें अनदेखा सा कर जाती थी, पर वे दोनों शांत बैठे इंतजार करते रहते थे। एक दो बार तो आधे घंटे से अधिक देर तक दोनों धीरज धरे बैठे रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर उसने मन ही मन में उनसे माफ़ी मांगी थी और उन्हें रोटी दे दी थी। इतनी देर से भोजन न मिलने पर भी उनमें अधीरता नहीं थी। दोनों ने बड़े शांत भाव से रोटी खाई। टेढ़ी चोंच वाले कौवे पर उसे अधिक दया आती थी, क्योंकि वह रोटी का टुकड़ा बड़ी मुश्किल से उठा पाता था। कौवों से दोस्ती ने रानी को दार्शनिक भी बना दिया था। वह मानव और पक्षियों की तुलना करने लगती थी। उसे लगता दोनों में कितनी समानता है, दोनों में लालच है, दोनों में पसंद नापसंद है, दोनों में धीरज है, दोनों में मैत्री और दया भी है। रानी जब इस प्रकार दोनों की तुलना करती तो उसके मन में एक विचार बार बार आता था कि क्या ये भी मनुष्य को पहचानते हैं।
इस मुश्किल का हल भी उसे शीघ्र ही मिल गया। तभी एक अंग्रेजी की पत्रिका उसके हाथ लगी। उसमें पूरा एक लेख था कि कौवे भी आदमी को पहचानते हैं। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव लिखे हुए थे जिसने एक कौवे को पाल रखा था और वह कौवा हजारों की भीड़ में उसे पहचानकर उसके कंधे पर ही आ जाता। यह पढ़कर रानी भी खुश हुई कि ये दोनों कौवे जो रोज उसके हाथ की रोटी खाकर जाते हैं उसे जरूर पहचानते होंगे। इसका प्रमाण भी उसे मिल गया। एक दिन सुबह की सैर के लिए निकली तो टेढ़ी चोंच वाला कौवा उड़ता हुआ आया और उसके सिर पर बैठ गया। अचानक इतने बड़े बोझ को सिर पर महसूस करके वह घबरा गई थी और उसने जोर से धक्का देकर उसे उड़ा दिया था। घर आकर उसने जब इस घटना के बारे में बताया तो सबने इसको अलग अलग अर्थ निकाला। पति बोले, जल्दी नहा लो, कौवे कितने गंदे होते हैं। सासू माँ बोली, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कौवे का सिर पर बैठना घर में किसी की मृत्यु का संकेत देता है। जल्दी मंदिर जाओ और एक चांदी का कौवा दान करो। अनजाने में ही रानी के इस दोस्त ने उसे दुविधा में डाल दिया था। फिर उसने अंग्रेजी पत्रिका के लेख के सहारे मासूमा को समझाया कि कौवे का यह व्यवहार दोस्ती के कारण था। वह कौवा किसी चांदी के दुकानदार का एजेंट तो था, इसलिए इस तर्कहीन दान की बात एकदम बेकार है। मासूमा ने भी जब इस पर ध्यान से सोचा तो उन्हें अपने द्वारा बताए गए इस उपाय पर खुद ही हंसी आने लगी। जिंदगी अपनी रफ्तार चलती रही। कौवे के सिर पर बैठने के अपशकुन का वहम दम तोड़ चुका था। चेन्नई में आने रानी को भा गया था। वह सुबह उठते ही अन्य चेन्नई वालों की तरह आवाज लगाती, काका, कौवे जी आओ और भोजन ग्रहण करो। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।